हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज हरियाणा का दौरा है। करनाल और हिसार का दौरा करेंगे आज राष्ट्रपति। आपको बता दें कि हिसार में HAU में दीक्षांत समारोह में शिरकत की जानी है। करनाल में डेयरी रिसर्च समारोह में भी शामिल होंगी। आपको बता दें कि करनाल और हिसार का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले हिमाचल के दौरे पर थी। अब हिसार में HAU हरियाणा यूनिवर्सिटी का भी उद्घाटन किया जाएगा। दीक्षांत समारोह में ये शामिल होंगी। करनाल में डेयरी रिसर्च का जो समारोह में है उसमें शिरकत की जानी है। तो आज का कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का दौरा करेंगी, हिसार का दौरा करेंगी, करनाल का दौरा करेंगी, हिसार में HAU के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। हिसार में HAU दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। साथ ही साथ करनाल में डेयरी रिसर्च के समारोह में शिरकत करेंगी। आज का दौरा काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले आपको बता दें कि हिमाचल दौरे पर थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हरियाणा का दौरा कितना खास है, चलिए आपको बताते हैं। हिसार में चौधरी चरण सिंह कृषि यूनिवर्सिटी का 25वां दीक्षांत समारोह है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगी। हिसार में तकरीबन 1:30 बजे आपको बता दें कि उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और CM मनोहर लाल उनकी अगवानी करेंगे। 3:50 पर वे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके बाद 4:50 पर वे कार्यक्रम स्थल से रवाना हो जाएंगी। 865 छात्रों को डिग्रियां बांटी जाएंगी और डिग्री प्राप्त करने वाले 307 लड़के हैं, 558 लड़कियां हैं, जिसमें 290 ग्रेजुएट हो गए हैं, 447 परास्नातक और 128 छात्रों को डॉक्टरेट की डिग्री दी जानी है। इधर करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान का 19वां दीक्षांत समारोह में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम है बेहद खास रहेगा। इसी के साथ साथ दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। फिलहाल ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है राष्ट्रपति का। इधर आज से मध्य प्रदेश और केरल के दौरे पर रहेंगे PM मोदी। आपको बता दें, रीवा में राष्ट्रीय पंचायती दिवस में शामिल होने जा रहे हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे आपको बता दें कि तमाम कार्यक्रम को संबोधित किया जाएगा। 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। शाम में केरल के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो PM मोदी 25 अप्रैल को केरल को देंगे वंदे भारत की सौगात। केरल में खुलेगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। तो PM मोदी डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। शाम 6 बजे दमन में देविका सी फ्रंट का उद्घाटन भी किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें, केरल के दौरे पर 25 अप्रैल को रहेंगे। इसी के साथ साथ वंदे भारत की सौगात भी दी जानी है। तो केरल में खुलेगा भारत का पहला डिजिटल, साथ ही साथ PM मोदी डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखेंगे। तो शाम 6 बजे दमन में देविका सी फ्रंट का उद्घाटन करेंगे। तो अपने चुनावी दौरे के मद्देनजर आपको बता दें कि केरल में मौजूद होंगे। तो लगातार मध्य प्रदेश, केरल, दमन के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसी के साथ साथ तमाम कार्यक्रम भी हैं। चलिए ग्राफिक के जरिए आपको समझा देते हैं कि क्या कुछ ये दौरे रहेंगे, कितने महत्वपूर्ण दौरे हैं। मध्य प्रदेश, केरल और दमन के दौरे पर PM मोदी रहने वाले हैं। यदि हम बात आपको बता दें कि MP की करते हैं, तो इधर MP में 17,000 करोड़ की परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी है। 25 अप्रैल को केरल के दौरे पर रहेंगे। 3,200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आपको बता दें कि केरल में बनने जा रहा है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क। प्रधानमंत्री इसमें आधारशिला रखेंगे। 1500 करोड़ के पार्क की आधारशिला होगी। इधर तीसरी पीढ़ी का साइंस पार्क टेक्नो सिटी और डिजिटल यूनिवर्सिटी के पास बनेगा। आपको बता दें कि पार्क के शुरुआत में 2 लाख वर्ग फुट क्षेत्र होगा। उसके साथ साथ 2 भवन भी बनाए जाएंगे। लगभग 1.5 लाख वर्ग फुट में पहले बनने वाला भवन 5 मंजिल होगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें कि अनुसंधान, प्रयोगशालाएं और डिजिटल इनक्यूबेटर भी शामिल हैं। दूसरी बिल्डिंग की बात कर ली जाए, जहां पर प्रशासनिक और साथ ही साथ डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर होगा।
डिजिटल साइंस पार्क कबानी में 10,000 वर्ग फुट जगह से परिचालन शुरू किया जाएगा। इधर डिजिटल साइंस पार्क एआई और रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्ट हार्डवेयर की जो सुविधा है वो प्रदान की जाएगी। तो काफी मायनों में जो दौरा है प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने सियासी दौरे के मद्देनजर ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में होंगे, केरल में होंगे, दमन में होंगे प्रधानमंत्री। तो कई सौगातों से भी नवाजा जाएगा तमाम राज्यों को। इधर राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ करेंगे सीएम अशोक गहलोत। आपको बता दें कि महापुर में सुबह 10 बजे कैंप का शुभारंभ किया जाना है। आज से 30 जून तक ये आयोजित होगा कार्यक्रम। महंगाई राहत कैंप होगा, जिसमें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ये कैंप चलाया जाएगा। तो राजस्थान में लगाए जाएंगे 2000 स्थायी राहत कैंप। तो फिलहाल आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत का जो महंगाई को राहत देने वाला ये कैंप है, जिसमें आज इसका शुभारंभ किया जाएगा। राजस्थान को राहत कैंप की सौगात दी जाएगी। इसी के साथ साथ राजस्थान में लगाए जाएंगे 2000 महंगाई राहत कैंप। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो चला है, क्योंकि चुनावी साल भी है। उसी के मद्देनजर ये जो राहत कैंप है ये काफी मायने रखता है। चलिए, सीएम गहलोत का महंगाई राहत कैंप आखिरकार है क्या, जरा समझिए। 11,283 पंचायतों, 7500 वार्डों में ये कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कैंपों में 10 तरह की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर होंगे। मुख्यमंत्री बिजली योजना के तहत हर महीने 100 यूनिट फ्री बिजली होगी। इधर मुख्यमंत्री कृषि बिजली योजना के तहत किसानों को हर महीने 2000 यूनिट फ्री बिजली मिल जाएगी। इधर बात हम करें मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की, तो राष्ट्रीय, आपको बता दें, इसी के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के दायरे में आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मनरेगा में 100 कार्य दिवस पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत साल में 125 दिन का रोजगार होगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर महीने 1000 पेंशन और सालाना 15% की वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। इधर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की गई। बात हम करते हैं कामधेनु पशु बीमा योजना की। उसी के तहत 2 दुधारू गौवंशीय पशुओं के लिए प्रति पशु 40,000 बीमा उपलब्ध होगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए, आज राहत कैंप की शुभारंभ और इसी के साथ साथ राजस्थान के तमाम जो वासी हैं उनका पूरा ख्याल रखने की कोशिश की जा रही है सीएम की ओर से। चलिए बात करते हैं कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी हैं। 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे पर होंगे। आखिरी दिन यानी कि आज 2 चुनावी सभाओं को संबोधित किया जाएगा। राहुल गांधी बेलगावी में गन्ना किसानों के साथ बात करेंगे, हंगल में युवाओं के साथ संवाद करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिवसीय कर्नाटक दौरे का आज आखिरी दिन होगा। 2 दिवसीय दौरे के दिन राहुल गांधी संबोधित करेंगे, आपको बता दें। इसी के साथ साथ गन्ना किसानों के साथ बातचीत करेंगे बेलगावी गाँव में। राहुल गांधी का कर्नाटक का दौरा 2 दिवसीय दौरा था, जिसका आज आखिरी दिन। हंगल में युवाओं को संबोधित किया जाएगा। कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी हैं, क्योंकि आपको पता है कि 10 मई को यहाँ चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं। उसी के साथ साथ तमाम जो पार्टियां हैं उन्होंने कमर कसी हुई है। तो कर्नाटक दौरे पर राहुल गांधी का ऐलान है। कर्नाटक में कांग्रेस 150 सीट जीतकर बनाएगी सरकार, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने कह दिया है। आपको बता दें कि महिलाओं को हर महीने 2000, ग्रेजुएट को हर महीने देंगे 3000। जी हाँ, डिप्लोमा वालों को हर महीने 1500 देंगे जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आ जाएगी। हर परिवार को महीने में 200 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। हर महीने परिवार को 10 किलो मुफ्त अनाज मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए, इस वक्त
कांग्रेस की ओर से कहा गया है, यूं कहे कि एक मिनी घोषणा पत्र से मान लिया जाए। इसमें साफ तौर पे कहा गया, यदि आप हमें चुनते हैं तो आपको ये सुविधाएं मुहैया होगी। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी और पश्चिम बंगाल के दौरे पर नीतीश कुमार जाएंगे। तो लगातार दौरा कर रहे हैं नीतीश कुमार और विपक्ष को मजबूत करने की कवायद मानी जा रही है। तो लखनऊ में आज अखिलेश यादव से मुलाकात होगी, कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे, नीतीश कुमार के साथ मौजूद रहेंगे तेजस्वी यादव भी। तो अक्सर देखा जा रहा है कि जहां जहां नीतीश कुमार जा रहे हैं, तेजस्वी यादव उनके साथ चलते ही हैं। चाहे हम बात दिल्ली की कर लें, दिल्ली में जिस तरीके से राहुल गांधी से मिले थे, तमाम बड़े नेताओं से मिले थे, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले थे, इसके बाद वापस से एक बार फिर से जो विपक्ष को है एकजुट करने की कोशिश यहाँ पर लगातार नीतीश कुमार कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता पर चर्चा की जानी है। तो फिलहाल आपको बता दें कि लखनऊ में आज अखिलेश यादव से मुलाकात होगी, इसके बाद ममता बनर्जी से मुलाकात होगी। तो विपक्ष को किस तरीके से 2024 के लिए एकजुट किया जाए, किस तरीके से भाजपा सरकार को खसकाया जाए, इस पर विचार मंथन हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें, नीतीश कुमार का जो मिशन है वो किस तरह का है। आपको बता दें कि बीते 24 दिनों से दिल्ली के दौरे पर कई नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। नीतीश कुमार को फोन भी किया था। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की है। इधर सीपीआई नेता सीताराम येचुरी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। बात अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जाए तो महागठबंधन में लाने की ये कवायद इसे माना जा रहा है। बात टीएमसी की कर लें, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी से मिलने के साथ आने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि ममता की जो रहा है हमेशा से ही अलग चलती है। इसके साथ आपको बता दें, यूपीए अध्यक्ष बन सकते हैं नीतीश कुमार। तो फिलहाल जिस चीज़ की कवायद थी, जिस चीज़ की बात सामने आ रही थी, कहीं ना कहीं अध्यक्ष बनने की कवायद थी, तो फिलहाल उस पर काम किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, संजय राउत का एक बड़ा बयान आया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। यह संजय राउत का कहना है, 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी शिंदे सरकार। जी हां, शिंदे सरकार गिर जाएगी। ये बड़ी खबर बता दें आपको, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी कर दिया गया है। ये कहा गया है, किस बिहार पे कहा गया है, क्योंकि संजय राउत कह रहे हैं कि अब सरकार बहुत दिनों तक बचने वाली नहीं है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर जिसमें संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का डेथ वारंट जारी हो गया है। 15 से 20 दिनों में शिंदे की सरकार गिर जाएगी। तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तो आपने देख ही रखी है, किस तरीके से पार्टी को लेकर, पार्टी के चिन्हों को लेकर लगातार शिंदे गुट और उद्धव गुट में टक्करबाजी हुई थी और आखिरकार जो जीत हुई थी वो शिंदे गुट की हुई थी। अब यहाँ पर संजय राउत का बड़ा बयान दिया है। संजय का कहना है कि लगभग 15 से 20 दिन ऐसे गुजरेंगे जब सरकार यहाँ पर शिंदे की गिर जाएगी। इधर यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। निकाय चुनाव में नामांकन का आखिरी दिन आज है। दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी दिन है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जानी है। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन, जिसमें दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग की जानी है। तो 25 अप्रैल को नामांकन का आज आखिरी दिन होगा। इसी के साथ साथ दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। 25 अप्रैल को आखिरी दिन, यानी कि कल आखिरी दिन है। इसी के साथ साथ निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टी हैं उन्होंने कमर कसी हुई है, लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। तो यहाँ आपको ये जानना भी बेहद जरूरी हो चला है कि 2 चरणों में निकाय चुनाव होंगे। कैसे? पहले चरण की बात की जाए तो वहां पर 37 जिलों में 4 मई को मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 जिलों में 11 मई को मतदान होगा। वोटिंग के दिन आपको बता दें कि जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। अब तक दूसरे चरण में 7,689 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन फाइल किया है। 25 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जानी है। 27 अप्रैल को आपको बता दें कि नाम वापस लिए जा सकेंगे। बात 28 अप्रैल की जाए तो 28 अप्रैल को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। तो फिलहाल निकाय चुनाव को लेकर इस तरह की रूपरेखा तैयार की गई है। इसी को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार अब अपनी रणनीति में जुट चुकी हैं। तो यूपी निकाय चुनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज से बीजेपी के कैंपेन अभियान की शुरुआत होगी। विकास रथ यात्रा की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है। सभी नगर निगम में बीजेपी निकालेगी विकास रथ यात्रा।
सीएम योगी सहारनपुर से इस रथ यात्रा का आगाज करने जा रहे हैं। सहारनपुर, शामली, अमरोहा में जनसभा को संबोधित किया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी कोई भी लूप होल नहीं छोड़ना चाहती, चाहे बात विधानसभा चुनाव की हो जाए, चाहे आप देखिए केंद्र स्तर पर लोकसभा चुनाव की हो जाए या फिर ब्लॉक स्तर के चुनाव क्यों ना हो। हर जगह पार्टी की कोशिश यही रहती है कि ब्लॉक स्तर तक तमाम जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती प्रदान की जाए और इसी के तहत अपने तमाम कार्यकर्ताओं को मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए रथ यात्रा का आगाज किया जाना है। तो यूपी में विकास रथ यात्रा का शुभारंभ किया जाना है और इसी के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिसका मकसद ये होगा कि सभी नगर निगमों में बीजेपी निकालेगी विकास रथ यात्रा। अपने जो अचीवमेंट है, जो उपलब्धियां अभी तक सरकार ने हासिल की है, वो जन जन तक पहुंचाना ये लक्ष्य निर्धारित है। तो फिलहाल यूपी में बीजेपी की रथ यात्रा के क्या मायने हैं, जरा ये भी समझिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से इस अभियान का आगाज करने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में दिखाएंगे रथ यात्रा को हरी झंडी। बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की जाए तो झांसी में केशव प्रसाद मौर्य हरी झंडी दिखाएंगे। मंत्री सूर्य प्रताप शाही अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बात मंत्री सुरेश खन्ना की जाए, राज्य मंत्री जेपीएस राठौर शाहजहांपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसका मकसद ये है कि जन जन तक पहुंचना है, उनकी भावनाओं को जानना है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर से आ रही है। मणिपुर में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत होने जा रही है। इम्फाल में राज्यों के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। खेल शक्ति बनाने और देश को स्वस्थ बनाने पर यह चर्चा होनी है। व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर चर्चा की जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, मणिपुर से जहां पर मणिपुर में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आगाज खेल शक्ति बनाने और विकास को तवज्जो देने की बात सामने आएगी। व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण पर भी चर्चा की जाएगी। तो मणिपुर में आज से 2 दिवसीय चिंतन शिविर की शुरुआत होगी। तो इम्फाल में राज्यों के खेल मंत्रियों का चिंतन शिविर शुरू होगा। मंत्री अनुराग ठाकुर इस शिविर की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें खेल शक्ति बनाने, देश के स्वस्थ बनाने पर चर्चा होगी। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत सम्मेलन आज होना है, जिसमें स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से सम्मेलन किया जाएगा। तो दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन होना है। मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन होगा, जिसमें बैठक में एशिया पैसिफिक लीडर्स स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। साल 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो बेहद अहम खबर है ये। इस तरीके से मलेरिया का प्रकोप दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में लगातार हर साल बढ़ता है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पूरे एशिया प्रशांत जगह से ही इस बीमारी को दूर करने की कवायद में आज स्वास्थ्य मंत्रालय जुटेगा। मनसुख मांडविया आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत सम्मेलन का आज आगाज होने जा रहा है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से इस सम्मेलन का आगाज किया जाना है, जिसमें दिल्ली में आयोजित होगा मलेरिया उन्मूलन सम्मेलन। मनसुख मांडविया आपको बता दें कि इस बैठक की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो ये है कि समूल तरीके से नाश करना है मलेरिया का। तो मलेरिया जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है, किस तरीके से इस पर पाबंदी लगे, कैसे बीमारी जो है वो लोगों तक ना फैले, क्योंकि हर साल आपको बताते हैं कि मलेरिया से लोगों की मौत होती है। इस बीच बड़ी खबर तमिलनाडु से है। तमिलनाडु में आपको बता दें कि चेन्नई में डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन हो रहा है। पत्तन जलमार्ग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसका उद्घाटन करेंगे। 77 करोड़ की लागत से केंद्र की स्थापना होगी। तो फिलहाल आपको बता दें कि चेन्नई में डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन किया जाना है। पत्तन और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उद्घाटन होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी इसका उद्घाटन करेंगे। तो 77 करोड़ की लागत से केंद्र की स्थापना दिवस, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु से बड़ी खबर मिल रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल इसका उद्घाटन करेंगे। चेन्नई में आज खास कार्यक्रम डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन होगा। तो पत्तन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया जाएगा।
इस बीच आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान सामने आया है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साध दिया। जी हां, चुनाव आयोग को मोतियाबिंद हो गया है, ये कहा गया है। पाकिस्तान से पूछने पर वो भी बता देगा शिवसेना किसकी है। तो साफ तौर पर एक कटाक्ष यहां पर उद्धव ठाकरे ने किया। राहुल गांधी अदानी मामले पर पूछ रहे हैं सवाल, ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं। तो फिलहाल उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। कहा है कि इलेक्शन कमीशन को मोतियाबिंद हो गया है। वो जो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार जो चिन्ह है वो किसका है, चुनावी चिन्ह किसको देना चाहिए, किसका अधिकार होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कई कटाक्ष यहाँ पर किए गए हैं उद्धव ठाकरे की ओर से। इस बीच खबर हमने आपको ये भी दिखाई थी कि संजय राउत कह रहे हैं कि 15 से 20 दिन में शिंदे सरकार गिर जाएगी। चलिए, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। कोई पार्टी तोड़ने का काम करता है तो करे, एनसीपी तोड़ने वालों पर कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार का एक बड़ा बयान है जो कि बहुत मायने रखता है, क्योंकि जिस तरीके से आपको याद होगा बीते कुछ दिन पहले अजित पवार ने 40 विधायकों को बीजेपी में शामिल करने की कवायद शुरू की थी। हालांकि इस पर बाद में वो पलटी मार गए थे, कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका गुस्सा, यूं कहें कि शरद पवार का जो गुस्सा है वो शांत नहीं हुआ है, क्योंकि जो बैठक आयोजित की गई थी तमाम कार्यकर्ताओं की, उस बैठक में भी अजित पवार को, संगठन की जो बैठक थी उसमें भी अजित पवार को जगह नहीं मिली थी। यानी कुल मिलाकर देखा जाए ये साफ संदेश है, साफ मैसेज है, जो परिवार को तोड़ेगा, जो पार्टी को तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा रुख अख्तियार किया जाएगा। इधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 948 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। इधर संक्रमण दर की बात करी जाए तो 26.69% आ गया है, जो कि बीते दिनों से काफी कम है। 1519 मामले सामने आए हैं। तो फिलहाल आपको बता दें, ये कहीं राहत की खबर जरूर है, क्योंकि पिछले दिनों से जिस तरीके से जो केसेस हैं उनकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था। अब कहीं ना कहीं ये राहत जरूर है कि बीते 24 घंटों में कोरोना के 948 मामले सामने आए हैं। यदि हम मौतों के आंकड़े की बात करें तो अभी तक 2 कोरोना के जो संक्रमित मरीज हैं उनकी मौत हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जिस तरीके से लगातार मंत्रालय की ओर से भी कहा गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप यदि भीड़भाड़ वाले एरिया में प्रवेश करते हैं तो मास्क का उपयोग जरूर कीजिए। लोगों ने भी एहतियात दिखाई है और इसकी परिणति ये रही है कि अब संख्या कम से कम हो गई है कोरोना के मामलों में। इधर आईपीएल के 33वें मुकाबले में सीएसके ने जीत दर्ज की है। कोलकाता के मुकाबले में केकेआर को हराया है। एक तरफा मुकाबले में केकेआर को 49 रनों से मात दे दी है। जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गई है सीएसके। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें सीएसके ने अब इतिहास रचा। एक तरफा मुकाबले में केकेआर को 49 रनों से मात दे दी। जीत के साथ ही पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच गया है सीएसके। तो आईपीएल 2023 का 33वां मुकाबला बेहद रोमांचक रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा दिया। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में 49 रनों से मात दी गई है। सीएसके ने 20 ओवर में 4 विकेट चटकाए थे और इसके साथ साथ 235 रन बना लिए। आंजिक रहाणा ने, आपको बता दें कि 29 गेंदों पर 71 रनों की आतिशी पारी खेली है। डेविन कॉलवे ने 40 गेंदों पर 56 रन बनाए। शिवम दुबे ने 21 गेंदों पर 50 रन बनाए। केकेआर की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 186 रन ही बना सकी है। रेसन रॉय ने 26 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेली। रिंकू सिंह ने 33 गेंदों पर नाबाद 53 रन जड़ दिए। जीत के साथ ही 10 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो टॉप पर पहुंच गया है सीएसके। तो फिलहाल आपको बता दें कि शानदार खेल खेल रहा है। और इसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर होगी, जहां माता कौशल्या महोत्सव का आखिरी दिन आज होना है। महोत्सव के आखिरी दिन कैलाश खेल का कार्यक्रम होगा। तो माता कौशल्या महोत्सव का आखिरी दिन है।
चलिए इसी के साथ साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम।